वेलकम, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो मित्रों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्राम्य विकास एवं समाज से संबंधित कुछ क्लासें ले रखी हैं। अब उसी क्रम में जो है अगली क्लास को आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए हम लोग ग्राम्य समाज यानी कि ग्रामीण परिवेश को पढ़ रहे थे, और ग्रामीण परिवेश को पढ़ते हुए जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया था। भाग 1 में हमने आपको बता दिया था जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, न्यायिक इकाइयां हैं, उससे संबंधित उनका मुख्यालय, और लास्ट क्लास में हमने आपको बताए थे जो लखनऊ स्थित प्रशासनिक इकाई है उसके अनुभाग। तो अनुभाग हम लोगों ने पढ़ लिए थे, आपको 19 अनुभाग बताए थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो हैं वो शुरुआत के 14 अनुभाग बहुत ज़्यादा जरूरी थे, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो राजस्व विभाग ही अभी चलेगा। राजस्व विभाग का भाग 3 हम लोग पढ़ेंगे, और इस विभाग के अंतर्गत आज हम लोग न्यायालय की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। तो जुड़ जाइए सभी लोग, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो राजस्व विभाग का भाग 3 के अंतर्गत होगी। और सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास। अब ग्राम्य समाज एवं विकास के अंतर्गत आज हम लोग राजस्व विभाग भाग 3 को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, राजस्व विभाग का जो भाग हो जाएगा वो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 3। ठीक है, राजस्व विभाग भाग 3। ठीक है, अब देखिए भाई, राजस्व इधर अगर दिखाई ना दे रहा हो तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं राजस्व विभाग, इसका हो जाएगा भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 के अंतर्गत जो है आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें न्यायालय से संबंधित सारी चीजें आ जाएंगी। और न्याय से संबंधित यानी कि न्यायिक विभाग जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, वो सारी चीजें इसमें आ जानी है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राजस्व न्यायालय। एक हेडिंग डाल लेंगे, राजस्व न्यायालय। ठीक है, राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो है हम लोग जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा था राजस्व परिषद। तो यहां पर जो न्यायालय हो जाएगा हम उसको क्या कह सकते हैं? राजस्व परिषद न्यायालय। ठीक है, राजस्व परिषद न्यायालय। राजस्व परिषद न्यायालय। अब आप याद कीजिए सबसे पहली क्लास को, जब आपको बताया गया था कि जो राजस्व परिषद है इसकी स्थापना 1831 में की गई थी प्रयागराज में, और उसके बाद में जब हमारा देश आजाद हो जाता है, यानी कि 1947-48 की बात हो रही है, जब नया मंत्रिमंडल आता है, नए प्रकार से कार्यों का संचालन किया जाता है, उस समय क्या किया गया था? राजस्व परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक प्रशासनिक इकाई हो जाती है और दूसरी न्यायिक इकाई हो जाती है। प्रशासनिक इकाई का जो मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था वो कहां कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था लखनऊ में। लेकिन न्यायिक इकाई का जो विभाग है वो आज भी प्रयागराज में ही है। तो अगर हम बात करेंगे राजस्व परिषद न्यायालय की, तो याद रखिए राजस्व परिषद न्यायालय की स्थापना भी 1831 में ही हुई थी। जब राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी, कहां हुई थी? तो प्रयागराज में हुई थी। ठीक है भाई, हम लोग लिख लेंगे यहां पर। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब होती है? 1831 में होती है। कहां होती है? स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, स्थान कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। दूसरी बात यह है यहां पर कि जैसा कि आपको बताया था, हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था,
1947-48 में 1947-48 में एक बदलाव हुआ था। और वो बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि जो राजस्व परिषद था, ठीक है, उसके दो भागों में उसको बांट दिया गया था। एक तो थी राजस्व परिषद, यहां पर दो भाग इसके हो गए थे। एक कौन सी थी? प्रशासनिक इकाई और दूसरी थी न्यायिक इकाई। ठीक है, एक प्रशासनिक इकाई और दूसरी हो जाएगी न्यायिक इकाई। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो अभी भी कहां पर है? प्रयागराज में है। इसका मुख्यालय जो है वो अभी भी कहां पर है? प्रयागराज में है। और इसका जो मुख्यालय वो कहां स्थानांतरित किया गया था? लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में कर दिया गया था। ठीक है भाई, तो आज हम लोग जो मुख्यतः बात करने वाले हैं वो न्यायिक इकाई की बात करने वाले हैं, जो प्रयागराज में जिसका मुख्यालय है। और यहीं पर क्या है? तो राजस्व न्यायालय है, या हम कह सकते हैं राजस्व परिषद न्यायालय है। तो इसको ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इतनी बात समझ गए होंगे कि स्थापना जो होती है राजस्व परिषद न्यायालय की वो कब होती है? तो 1831 में होती है। इसका स्थान कहां था? तो प्रयागराज में पहले भी था और वर्तमान में प्रयागराज में ही है। 1947-48 में राजस्व परिषद को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक थी इसकी प्रशासनिक इकाई और दूसरी थी इसकी न्यायिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई जो है इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, लेकिन तब से लेकर अब तक जो न्यायिक इकाई है उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है भाई? तो वो हो जाएगा प्रयागराज में हो जाएगा। अब हम लोग जो न्यायालय है इसके कार्यों को समझ लेंगे, कौन संचालित करता है, कौन कौन से ये कार्य देखता है और किस किस स्तर तक के कार्य जो है इसके अधीन आते हैं, इनका मुख्य अधिकारी कौन होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ लेंगे और ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं प्रशासनिक जो शाखा थी वो तो हमने आपको बता दी थी, अभी स्थानांतरित कर दी थी। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर हम राजस्व न्यायालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। और प्रयागराज ने क्या किया है? अपने मुख्यालय की बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो बांटनी है पूरे देश में। और अगर हम बात करें इसकी बहुत सारी शाखाओं की, तो कुल कितनी शाखाएं हैं इसके मुख्यालय की, या हम कह सकते हैं राजस्व न्यायालय की जो प्रयागराज में संचालित होता है उसकी जो कुल शाखाएं हैं वो हैं 2275, या हम कहेंगे 2275 इसके न्यायिक क्षेत्र हैं। ठीक है, राजस्व न्यायालय, देखिए भाई समझिए इसको, राजस्व न्यायालय का मुख्यालय प्रयागराज में ही है। मुख्यालय राजस्व न्यायालय का मुख्यालय प्रयागराज में ही है, प्रयागराज में ही है। एक लाइन और लिख लेंगे, इसकी अलग अलग शाखाओं के तहत प्रदेश में 2275 राजस्व न्यायिक क्षेत्र हैं। इसकी अलग अलग शाखाओं के तहत प्रदेश में 2275 न्यायिक क्षेत्र हैं। ठीक है भाई, तो जो मुख्यालय प्रयागराज में है यानी कि राजस्व न्यायालय ने 2275 अपने न्यायिक क्षेत्रों को विभाजित कर रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है। कितने क्षेत्रों को? 2275 क्षेत्रों को यहां पर इसने बांट रखा है। अब देखिए भाई, राजस्व न्यायालय के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं?
तो उन कार्यों को हम लोग समझ लेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब जमीन से संबंधित अगर किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो सबसे प्रमुख ये बात होती है कि कोई व्यक्ति जमीन को खरीदता है और कोई व्यक्ति जमीन को बेचता है। तो खरीदता जो व्यक्ति है उसका नामांकन करवाना, या दूसरे व्यक्ति के पास थी तो जिस व्यक्ति ने खरीदी है उस व्यक्ति के पास लाने के लिए दाखिल खारिज करवाना, ठीक है। किसी भी तरीके का भूमि का विवाद है उसका निपटारा करवाना, ग्राम सभा की जो भूमि है उसको सुरक्षित रखवाना, उसकी निगरानी करवाना। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इसमें आ जाएंगे। लिख लेंगे हम लोग, एक हेडिंग डाल लीजिए, राजस्व न्यायालय के कार्य। राजस्व न्यायालय के कार्य। समझिए भाई, राजस्व न्यायालय के हम कार्यों को समझते हैं। तो सबसे पहला कार्य लिख लेंगे, सबसे पहला कार्य हो जाएगा नामांतरण और दाखिल खारिज। नामांतरण और क्या हो जाएगा, दाखिल खारिज। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य हो जाएंगे, तो जमीन के मालिकाने हक का निर्णय करना, ठीक है। इसके अलावा मुकदमों की सुनवाई करना एवं निर्णय देना। सुनवाई करना और क्या करना भाई, निर्णय देना। निर्णय भी कौन देगा, तो न्यायालय ही देगा। इसके अलावा ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करना, अवैध कब्जे को हटाना। ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करना, और वो सुरक्षित कब होगी, जब अवैध कब्जा हटेगा। अवैध कब्जे को हटाना, ठीक है। ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करना, अवैध कब्जे को हटाना। इसके अलावा जैसे जो मेड़बंदी हो जाती है उसकी पैमाइश करना कि कहां से लेकर कहां तक किसकी जमीन है और उसकी निगरानी करना। इसके अलावा जो बंटवारा संबंधित विवाद होते हैं, बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, तो उन बंटवारा संबंधित विवादों की सुनवाई करना और उनको देखना, ठीक है। जमीन को सुरक्षित रखना। लिख लेंगे, बंटवारा संबंधित विवादों का निपटारा करना, ठीक है। बंटवारा संबंधित विवादों का निपटारा करना, यह भी किसका कार्य हो जाएगा, तो न्यायालय का कार्य हो जाएगा। इसके अलावा राजस्व संबंधित बीमा पॉलिसी की निगरानी करना, ठीक है। और न्याय करना, या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य क्षेत्र होते हैं या फिर जो न्यायालय के अंतर्गत बहुत सारी न्यायिक इकाइयां बटी हुई हैं, तो उनके कार्यों का सही प्रकार से संचालन करवाना कि वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भूमि नीलामी संबंधित जो मामले होते हैं उनको देखना, ये सारे कार्य जो है वो किसके हो जाएंगे, इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, राजस्व संबंधित सभी मामलों की जो अपील होती है तो उसकी सही प्रकार से देखरेख करना। आपको हम पहले बता चुके थे कि अपीलीय न्यायालय होते हैं। अपीलीय न्यायालय कैसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय आ जाएगा, यानी कि सीधा आप मामला यहाँ पर दर्ज नहीं करा सकते। पहले छोटे न्यायालय में आपकी सुनवाई होगी। छोटे न्यायालय का मतलब यह कि आपके क्षेत्र के स्तर का जो न्यायालय होता है उसमें सुनवाई होगी। अगर आप उसके न्याय से संबंधित नहीं है तो आप उससे अपर न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसलिए उस न्यायालय को हम क्या कहेंगे, अपीलीय न्यायालय कहेंगे, ठीक है। तो अपीलीय न्यायालय के तहत, या फिर हम कह सकते हैं कि अपीलीय न्यायालय होते हुए यहां पर उन सभी विवादों की रक्षा करना जो किसी व्यक्ति ने आपसे गुहार की है या फिर
वो न्याय से संबंधित नहीं है किसी अन्य न्यायालय में, तो उन सारी चीज़ों को देखना। तो ये सब न्यायालय के मुख्य कार्य हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। यही सारी चीज़ें मुख्यतः जो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं वो यही बन जाते हैं कि जो राजस्व न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए, जब राजस्व परिषद की स्थापना होती है तभी राजस्व न्यायालय की भी स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है? 1831 में हो जाती है। राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्व न्यायालय का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। ठीक है भाई। अब हम लोग देखेंगे अगला भाग इसका, जो हम लोग क्षेत्रों को पढ़ रहे थे, विभागों को पढ़ रहे थे। तो अगला जो हमारा विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा चकबंदी विभाग। हेडिंग डाल लेंगे एक, चकबंदी विभाग। देखिए भाई, चकबंदी विभाग, अगर हम बात करें चकबंदी विभाग की, तो जो चकबंदी विभाग है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण या दूसरा सबसे प्रमुख विभाग हो जाएगा। पहला हम लोग पढ़ रहे थे राजस्व परिषद, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चकबंदी विभाग पढ़ रहे हैं, और राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग हो जाएगा। ठीक है। राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। कौन सा महत्वपूर्ण विभाग है? तो चकबंदी विभाग जो है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। अगर हम इस विभाग की शुरुआत की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इस विभाग की शुरुआत 1954 से की थी। उत्तर प्रदेश ने इस विभाग की शुरुआत कब की है? 1954 में की थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने इस विभाग की शुरुआत जो की थी वो कब की थी? तो 1954 में की थी। कहां से की थी यह भी पूछ लिया जाता है कि चकबंदी विभाग की जो शुरुआत हुई है वो 1954 से तो हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई है, ठीक है, लेकिन कहां से इसकी शुरुआत हुई है, वो कौन सी तहसील है? तो याद रखिए, मुजफ्फरनगर की एक तहसील है जिसका नाम है कैरेना तहसील। ठीक है, मुजफ्फरनगर की एक तहसील है जिसका नाम है कैरेना तहसील, और इसके अलावा सुल्तानपुर की एक तहसील है जिसका नाम है मुसाफिर खान तहसील, लेकिन अब उसका जो नाम है वो हो चुका है अमेठी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे मुजफ्फरपुर की कैरेना तहसील। इसी क्रम में ये चकबंदी विभाग से संबंधित जो है सारी चीजें हम लोग लिखते जाएंगे। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की कैरेना तहसील, मुजफ्फरनगर की कैरेना तहसील, इसके अलावा सुल्तानपुर की मुसाफिर खान तहसील, सुल्तानपुर की मुसाफिर खान, वर्तमान में इसका नाम क्या है? अमेठी तहसील से शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई थी भाई? तो मुजफ्फरनगर की कैरेना तहसील से इसकी शुरुआत होती है, और इसके अलावा
जो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर की मुसाफिर खान तहसील से इसकी शुरुआत होती है, जो वर्तमान में अमेठी के नाम से जानी जाती है। तो चकबंदी विभाग जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला ये दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग हो जाएगा। इसके अलावा 1958 से इसे प्रदेश के सभी जिलों ने लागू कर लिया था। शुरुआत कब से होती है? 1954 से होती है। धीरे धीरे कुछ जिलों में उसकी शुरुआत होती है, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते जब तक 1958 आता है, यानी कि 1954 के बाद 1958 आता है, तब तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों ने क्या किया था? इसको लागू कर लिया था। हम लिख लेंगे 1958 से इसे प्रदेश के सभी जिलों ने लागू कर लिया। 1958 से इसे प्रदेश के सभी जिलों ने लागू कर लिया। सभी जिलों ने लागू कर लिया। किसे लागू कर लिया? तो चकबंदी विभाग को लागू कर लिया। ठीक है भाई। अब हम अगर बात करें चकबंदी का जो कार्य होता है, वो कार्य कौन कौन से होते हैं और मुख्यतः कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, ये कौन कौन से कार्यों को कर सकती है, तो हम इनके कार्यों को भी समझ लेंगे यहीं पर। याद रखिए, शुरुआत जो है चकबंदी विभाग की 1954 में होती है, लेकिन 1958 में सभी जिले इस विभाग के कार्यों को अपना लेते हैं और सभी जगह इसके कार्य जो है वो संचालित होने लगते हैं। ठीक है भाई। किसके कार्य? तो चकबंदी विभाग के कार्य, चकबंदी विभाग के कार्य जो है वो संचालित होने लगते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसके कार्य को। कार्य, ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिए, कार्य। तो कार्य की अगर हम बात करेंगे तो खेतों की जो पैमाइश होती है, उन्हें एकत्रित करके एक सही स्वरूप देना। ठीक है, जो भी खेती होती है तो उनकी जो पैमाइश होती है, जो नापें होती हैं, उनको इकट्ठा करके एक सही, ठीक है, ज्यामितीय आधार पर स्वरूप देना। खेतों की पैमाइश को इकट्ठा कर सही स्वरूप देना। ठीक है, स्वरूप देना किसको? तो खेतों की जो पैमाइश होती है, जो नाप होती है, उसको ठीक प्रकार से देना। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश, यानी कि अब ग्रामीण परिवेश में क्या आता है? बहुत सारी चीजें। अब यहां पर इससे संबंधित कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जैसे सड़क, नाली। तो इससे संबंधित जो मानचित्र हैं, उन मानचित्रों को प्रस्तुत करना कि कहां पर नाली बननी चाहिए, कहां पर सड़क बननी चाहिए, कहां पर नहीं बननी चाहिए, कैसा उसका ढलान होना चाहिए। तो उसका जो पूरा मानचित्र होता है, उसका जो नक्शा होता है, उसको यह जो है देने का कार्य करता है और लागू कराने का भी कार्य जो है वो इसी का होता है। क्योंकि पास किसके द्वारा किया जाता है? तो चकबंदी विभाग के द्वारा ही उसको पास किया जाता है। उसके बाद ही इस प्रकार की जो चीजें हैं वो लागू होंगी। ठीक है, तो सड़क हो गई, नाली हो गई, इससे संबंधित जो भी मानचित्र हैं उनको प्रस्तुत करना। सड़क, नाली आदि से संबंधित मानचित्रों को प्रस्तुत करना एवं लागू कराना। ठीक है, एवं लागू कराना। तो ये क्या है? इसके मुख्य कार्य हो जाते हैं। सड़क हो गई, नाली हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो उनको प्रस्तुत करवाना और उनको लागू करवाना ही इसका मुख्य कार्य जो है होता है। ठीक है, उसका जो है मुख्य कार्य हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, चकबंदी विभाग का जो संचालन करता है वो कौन करता है? संचालन करता कौन होता है? इसमें कौन कौन से प्रमुख अधिकारी आ जाते हैं और उन अधिकारियों के अंतर्गत
कार्य कौन कौन से होते हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी बनती है कि एक आपने सुना होगा, जानते होंगे सभी लोग, चकबंदी लेखपाल भी होता है। तो चकबंदी लेखपाल का जो पद है वो किसके बाद आता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने राजस्व लेखपाल के पद को समझा था, उसी प्रकार से यहां पर चकबंदी लेखपाल का भी पद आ जाता है। तो चकबंदी लेखपाल का जो पद है वो किसके बाद आता है, और हम इसके पूरे विभाग को एक बार समझ लेते हैं। एक हेडिंग डालनी पड़ेगी हम लोगों को, चकबंदी विभाग का संचालन। चकबंदी विभाग का संचालन। चकबंदी विभाग का संचालन। तो चकबंदी विभाग का जो संचालन होता है उसको करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके संचालन के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो हम लिख लेंगे, इसमें एक चकबंदी आयुक्त होता है। इसमें एक चकबंदी आयुक्त होता है। इसमें एक चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी आयुक्त के अलावा देखिए कौन होता है, तो जो चकबंदी आयुक्त होता है ये सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख अधिकारी हो जाता है। अब इसको सलाह देने के लिए चकबंदी आयुक्त सहायक भी होता है। इसे सलाह देने के लिए, इसे सलाह देने के लिए चकबंदी आयुक्त सहायक होता है। ठीक है, कौन होता है, इसे सलाह देने के लिए चकबंदी आयुक्त सहायक होता है। इसके अलावा देखिए कौन होता है, तो जिला उप संचालक चकबंदी जिले के स्तर का कार्य करता है। अब जिले में चकबंदी के स्तर का जो भी कार्य होता है, जिले में कोई भी एक जिला ले लीजिए, तो उस जिले में चकबंदी स्तर का जो भी कार्य होगा उसको कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे, जिला उप संचालक कहेंगे। तो जिला उप संचालक के द्वारा ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। हम लोग लिख लेंगे, जिला उप संचालक चकबंदी जिले स्तर के कार्य देखता है। ठीक है, जिला उप संचालक चकबंदी जिले स्तर के कार्य देखता है। ठीक है, जिले स्तर के कार्य देखता है। जिला उप संचालक चकबंदी जिले स्तर के कार्य देखता है। तो जिले स्तर के जो भी कार्य होंगे उसको देखने वाला जो व्यक्ति हो जाएगा वो कौन हो जाएगा भाई, उप संचालक जो है वो हो जाता है। इसके अलावा समझिए, अन्य चकबंदी सहायक में बहुत सारे अधिकारी आ जाते हैं, जैसे उप संचालक चकबंदी आ जाता है, सहायक संचालक चकबंदी आ जाता है। हम उनको समझ लेंगे। अन्य चकबंदी सहायक, अन्य चकबंदी सहायक। तो अन्य चकबंदी सहायक में अगर हम देखेंगे तो जैसे एक पद होता है प्रमुख, वो कौन सा होता है, उप संचालक चकबंदी। देखिए, ठीक है, सबसे प्रमुख वाला यही वाला, उप संचालक चकबंदी। ठीक है, जो जिले स्तर के कार्य को देखेगा। इसके बाद में जो आता है वो आता है इसको सलाह देने के लिए, इसके साथ में कार्य करने के लिए सहायक संचालक चकबंदी। सहायक संचालक चकबंदी। ठीक है, सहायक संचालक चकबंदी ये कौन होता है, तो इसके साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। इसके अलावा देखिए, बंदोबस्त अधिकारी आता है। बंदोबस्त अधिकारी, ठीक है, बंदोबस्त अधिकारी
इसका पद जो है वो आ जाएगा, बंदोबस्त अधिकारी का पद इसमें आ जाता है। इसके अलावा देखिए सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो इसके साथ मिलकर कार्य करता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी आ जाता है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी के अलावा आ जाता है चकबंदी अधिकारी। देखिए भाई इसके बाद में जो आता है पद वो कौन सा आ जाएगा, चकबंदी अधिकारी। और चकबंदी अधिकारी के बाद में जो पद आता है वो आ जाएगा सहायक चकबंदी अधिकारी। ठीक है, इसके बाद में जो पद आता है वो आ जाता है सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी। देखिए भाई उप संचालक चकबंदी, उसके बाद सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे इसके बाद में, देखिए इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर अगर हम एक जिले स्तर के तौर पर जो चकबंदी सहायक के रूप में या फिर सबसे ज्यादा जो कार्य करता है, जैसे राजस्व लेखपाल कार्य करता है, उसी प्रकार से अब जो व्यक्ति आ जाएगा उसको हम कहते हैं चकबंदी कर्ता। और चकबंदी कर्ता के बाद में जो सबसे प्रमुख पद आ जाता है वो ही आ जाता है चकबंदी लेखपाल। देखिए भाई इसके बाद में यहीं से हम लोग देख लेंगे चकबंदी कर्ता। चकबंदी कर्ता के बाद में जो सबसे प्रमुख पद आ जाता है जो कार्यों को ढंग से देखता है इस प्रकार के, वो होता है चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल, ठीक है भाई, चकबंदी लेखपाल। तो यहां पर यह पद आता है चकबंदी लेखपाल का। जैसे राजस्व लेखपाल होता है उसी आधार पर एक चकबंदी लेखपाल भी होता है। तो चकबंदी लेखपाल का या फिर चकबंदी विभाग का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य कौन कौन से होते हैं, तो माप होते हैं, उनका नक्शा देना, उनको लागू करवाना, ठीक है, जो जमीन होती है उसकी पैमाइश को सही प्रकार से इकट्ठा करवाना, उसको सही प्रकार से जो है एकत्र करवाना और उसको सही प्रकार से सही आकार देना। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो चकबंदी विभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए चकबंदी विभाग में सर्वाधिक कार्य चकबंदी लेखपाल का ही होता है जो चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। ठीक है ना, आपको हम ये बता भी चुके हैं कि चकबंदी लेखपाल जो होता है यही सबसे प्रमुख कार्य करता है और सबसे ज्यादा कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी कौन होता है, चकबंदी लेखपाल ही होता है जो सबसे ज्यादा कार्य करता है। अब देखिए हम इसके बाद समझते हैं, एक नया यहां पर हेडिंग ले लेंगे, उसको आगे बढ़ाते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, बहुत सारे इसमें अधिकारी आ जाते हैं, बहुत सारे इनके कार्य आ जाते हैं, लेकिन अगर हम अंतिम रूप से कार्यों को देखें तो सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो चकबंदी लेखपाल का हो जाता है और सबसे ज्यादा कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी चकबंदी लेखपाल ही हो जाता है। अब देखिए इसके बाद समझते हैं हम लोग, एक हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालते हैं कि नहीं, यहां पर हेडिंग डालेंगे राजस्व प्रशासन के कार्य। ठीक है, राजस्व प्रशासन को हम समझते हैं, प्रशासन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। राजस्व प्रशासन के कार्य, राजस्व प्रशासन के कार्य। अब देखिए राजस्व प्रशासन के जो कार्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि अगर हम इसके कार्यों को समझेंगे तो कृषि हो गई या हम कहेंगे जोत हो गई, तो उनका जो नियंत्रण होता है, कृषि का जो नियंत्रण होता है या जोत का जो नियंत्रण होता है वो राजस्व प्रशासन के ही अधीन होता है। ठीक है, और इन कार्यों को करने के लिए राजस्व चकबंदी अधिनियम एक पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 1953 में पारित हुआ था। उसके तहत इन कार्यों को संचालित किया जाता है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं
उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन, उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन कृषि जोत। अब कृषि जोत में उससे संबंधित जो भी चीजें वो सारी चीजें ही आ जाती हैं, ठीक है भाई, वो सारी चीजें आते हैं। कृषि जोत नियंत्रण आदि कार्यों को देखता है, नियंत्रण आदि कार्यों को हम यहीं पर यह भी समझ लेंगे किसके अंतर्गत देखता है, किसके अंतर्गत देखता है, तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम। अब ये अधिनियम आया कब था, तो याद रखिए 1953 में आया था। तो 1953 के तहत संचालित किया जाता है, किसके तहत, 1953 के तहत संचालित किया जाता है, ठीक है भाई। तो राजस्व प्रशासन के कार्य में अगर हम देखेंगे तो जो कृषि से संबंधित, जोत से संबंधित नियंत्रण होता है, उन कार्यों को राजस्व प्रशासन देखता है। किसके अंतर्गत देखता है, तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत जो है इसको देखता है। और इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो जिले का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, ठीक है, कौन सा अधिकारी, तो राजस्व अधिकारी। जिले का सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी होता है वो जिला अधिकारी होता है, यानी कि डीएम साहब होते हैं। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी होता है। सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला अधिकारी होता है, ठीक है भाई। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी होता है। तो जिला अधिकारी जो होता है जिले के जो गांव होते हैं उनको नियंत्रित करता है और उन गांव को बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए या फिर उन कार्यों को समझने के लिए या फिर उनके विभागों को समझने के लिए, उनकी जमीनों को समझने के लिए गांव को क्या करता है, धीरे धीरे हुए हल्के में विभाजित कर देता है। आपने सुना होगा हल्के, कि आपका जो गांव है वो किस हल्के में आ रहा है, ठीक है, किसके अंतर्गत, तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। यानी कि राजस्व के अंतर्गत गांव को हलकों में विभाजित कर दिया जाता है कि आपका जो गांव है वो किस हलके में आ रहा है। तो वहां पर क्या किया जाता है कि मान लीजिए एक हलका बना दिया तो उस हलके का एक लेखपाल वहां पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से कार्य होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हलके होते हैं और अलग अलग हलकों के कौन होते हैं, लेखपाल होते हैं, जो उतनी ही या उतनी जमीन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको देखते हैं जो जितने उनके हलके में आ रही है। तो हम लिख लेंगे जिला अधिकारी जिले के गांव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हलके में विभाजित करता है। जिला अधिकारी जिले के गांव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हलकों में विभाजित
करता है, हलकों में विभाजित करता है। अब हर एक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति वह कर देता है। तो याद रखिए, प्रत्येक हलके में लेखपाल को तैनात किया जाता है। किस लिए? क्योंकि वहां के कार्यों को वो सही प्रकार से देख सके। प्रत्येक हलके में लेखपाल को तैनात किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक हलके में लेखपाल को तैनात किया जाता है। अब देखिए, लेकिन यहां पर एक चीज आप लोग याद रखिए, लेखपालों की जो संख्या है उसका निर्धारण डीएम साहब नहीं करते हैं, उसका निर्धारण जो करता है वो राज्य सरकार करती है। ठीक है, लेखपालों की संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। हम नोट पॉइंट करके उसको लिख लेंगे, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए इसको। लेखपालों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, लेखपालों की संख्या का निर्धारण जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये समझ गए होंगे राजस्व प्रशासन के कार्य। और राजस्व प्रशासन के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? तो कृषि जोत नियंत्रण। और ये किसके अधीन होते हैं या किसके अंतर्गत होते हैं? तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ था। और जिले का सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी होता है वो कौन हो जाएगा भाई? जिला अधिकारी हो जाएगा। कौन होता है ये? राजस्व अधिकारी जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। इसके अलावा देखिए, जो जिला अधिकारी होता है वो गांव को नियंत्रण देने के लिए या नियंत्रित करने के लिए उन्हें हलकों में विभाजित कर देता है। और प्रत्येक हलके में लेखपाल की नियुक्ति की जाती है, लेखपाल को तैनात किया जाता है। और लेखपालों की जो संख्या होती है उसका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्धारण जो है वो किया जाता है। एक पॉइंट और समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल संबंधी वर्णन करती है। दोबारा सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल संबंधी वर्णन करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके ही कार्यों को समझेंगे। लेखपाल के कार्य कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्तर के होते हैं, और इसका जो पद है वो कौन कौन से प्रमुख कार्यों को देखता है, कौन से बड़े कार्य होते हैं, कौन से छोटे कार्य होते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति से संबंधित, इसको हटाए जाने तक की ये सारी जानकारियां जो हैं वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। और अगली क्लास लेखपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगली क्लास जो है हम लोग जल्दी ही दे देंगे। और इसके साथ में आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल विभाग के अंतर्गत जो भी चीजें आ जाएंगी वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।